बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 10 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कल लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने याद हो तो हमने लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज उसके क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, कहता है भाई ये आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 है, लेक्चर नंबर 10। कंसिडर द लिमिट z अप्रोचेस टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z। कहता है कि इस लिमिट के बारे में बताएं कि इसका जवाब क्या आएगा। अब z क्या होता है आपको पता है, x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो x होगा यहाँ पे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो y होगा। ये आपने निकाल लिए, तो लिहाजा आपके पास फंक्शन क्या होगा, लिमिट z अप्रोचेस 0 x ओवर y। अब अगर हम इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की लिमिट निकालें तो x और y 0 0 होंगे, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तब भी लिमिट नहीं आती। इसका मतलब मुझे लिमिट चेक करने के लिए इसकी थ्रू सम अप्रोच, चाहे किसी रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस या किसी लाइन के लॉन्ग लिमिट चेक करनी पड़ेगी मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है जी व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेस 0 अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू x। वो क्वेश्चन में खुद ही कहता है अगर आप y इज इक्वल टू x के अलॉन्ग जाएं तो बताएं कि इसकी लिमिट क्या आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 x y अप्रोचेस टू y ओवर x। अब आपने क्या कहता है, जो कहता है y इज इक्वल टू x है, यानी y की जगह आपने x पुट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर y वाली लिमिट वो खत्म हो जाएगी, जस्ट x की रह जाएगी। x अप्रोचेस 0 x ओवर x दैट इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर 1 निकलता है। फिर सेकंड पार्ट में कहता है अगर ये ना भी कहे, जस्ट सिंपल कहे कि इसकी लिमिट फाइंड करें, तब भी आपको ये करने पड़ेंगे, खुद से पार्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। व्हाट वैल्यू डज द लिमिट एज z अप्रोचेस टू 0 अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। कहता अगर आप इमेजिनरी एक्सिस यानी y एक्सिस की अलॉन्ग लिमिट लें तो इसकी आंसर कितना आएगा। अलॉन्ग y एक्सिस x कितना होता है, 0 होता है। वहाँ पे हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 ले लिया, तो y अप्रोचेस 0 0 ओवर y हो जाएगा वो, यानी x खत्म हो गया, y कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर y दैट इज इक्वल टू 0, वो आंसर 0 आ रहा है। ये तो तयशुदा हो गया। एक हम कर्व के लॉन्ग लेते हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। दूसरी के लॉन्ग ले रहे हैं तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन का सी पार्ट कहता है बेस्ड ऑन योर आंसर फॉर ए एंड बी व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट। कहता है जो आपका आंसर ए आया है और जो आंसर बी का है उसके अगर होते हुए आप देखते हुए बताएं कि आप लिमिट के बारे में क्या यहाँ पे राय दे सकते हैं। तो हमने देखा कि ए के आंसर 1 आता है, बी का आंसर 0 आता है, आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब इसकी अप्रोच जो है वो ओरिजिन की तरफ सेम हो, सेम आंसर आता है दोनों का। अप्रोच यानी जी अप्रोच कर रहा है 0 को कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहा है जी। अगर आंसर सेम आता तो हम बोलते इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा है तो लिहाजा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। डेनिस जी जिल की बुक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 17 था। अब 2.1 का एक्सरसाइज है 2.1 बाय डेनिस जी जिल की जो बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उससे क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z। कहता है ये आपके पास फंक्शन है। क्वेश्चन कहता है जी पहला क्वेश्चन व्हाट वैल्यू डज लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग द सर्कल। कहता है अब आपने अलोंग z मॉड इज इक्वल टू 1 सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, यानी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट लेना, उसके अलोंग आपने जाना है। तो बताइए आंसर क्या आएगा जी। z अप्रोचेस टू आयोटा z मॉड कितना दिया हुआ है इसके लिए, कहता है जी 1 आपने यूज़ करना है। z मॉड की जगह पे मैंने वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी। यहाँ पे आएगा जी लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा जी। तो यहाँ भी आपके पास आएगा जी, ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, ये साथ एक्सप्लेन किया हुआ सारा यहाँ पे। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं उसके अंदर, यानी यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो ई की पावर आयोटा थीटा की, ये साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ, क्योंकि अब आर्गुमेंट में तो लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z जो है वो थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और एंगल कितना निकलता है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि z इज इक्वल टू आयोटा है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा कितना निकलेगा π/2 निकलेगा। और पोलर फॉर्म में वो जो z है वो ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म अंदर आएगा। यहाँ पे आयोटा आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आयोटा पाई आएगा।
ये आएगा आपके पास। अब लिमिट पुट कर दी शाबाश, जहाँ जहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आपके पास थीटा था, आपने लिमिट पुट कर दी, इसको ओपन किया 1 प्लस आयोटा आर्गूमेंट आयोटा कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन आयोटा साइन पाई बाई 2, ये आइदर फॉर्म को ओपन किया, इसकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर कितना है जी, वो -1 है। अब -1 के ऊपर आर्गूमेंट लगाएं, ये कहाँ पे लाई कर रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे जी, पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y ओवर x। यहाँ पर y कितना आ रहा है, ये बेसिकली -1 है ना, ये बेसिकली क्या है जी, -1 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके ऊपर एंगल निकाला है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो कितना निकलेगा जी, वो पाई निकलेगा जस्ट, तो 1 प्लस आयोटा पाई, ये इसका आंसर आएगा अगर आप अलोंग एक सर्कल के अलोंग मूव करते हैं। अब कहता है जी व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच दी यूनिट सर्कल, अगर सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो फिर आपने देखना है कि इसकी आंसर क्या आएगा। उसके लिए देखें जी, व्हेन z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग यूनिट सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा अप्रोचेस टू -π/2, तो वहां पे क्या होगा, फिर आपके पास एंगल नेगेटिव हो जाएगा। लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z मॉड की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट कर देंगे। आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यहाँ पे z किसके बराबर आता है हमारे पास, वो e की पावर आधा थीटा के बराबर आता है। यहाँ वैल्यूज पुट की, इसको हमने फिर उसके बाद लिमिट अप्रोच करवा दी, यहाँ पे थीटा के का -π/2, इसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग आइलर फॉर्म, हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने देखा 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट आयोटा इंटू 0 माइनस आयोटा, इस आयोटा का स्केयर हो गया, इसकी वैल्यू पुट करी तो वो -1 आ गई। तो -1 जो है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, इसको -1, ये -1 नहीं आएगा, ये +1 आएगा, यहाँ +1 सॉरी, ये +1 होगा, क्योंकि आयोटा स्केयर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। अब +1 का जो आर्गुमेंट है वो कितना आता है, वो जी 1 आता है आपके पास, ये आपके पास आएगा जी आर्गुमेंट सॉरी 0 आएगा, क्योंकि 1 होता है 1 प्लस 0 आयोटा होगा यहाँ पे, तो 1 जो है वो tan की वैल्यू 0 पर होती है, सॉरी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x 0 पर 1 होगा, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, वो 0 आपके पास आएगी। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ 1 जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो 0 आएगा, तो 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0, यानी ये आपके पास 1 आंसर आ गया। अब देखिए, जब आप तीसरा क्वेश्चन वही होगा, ए और बी के ऊपर आप क्या रिजल्ट बता सकते हैं। सिंपल हम बोलेंगे जी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम एक क्वाड्रेंट के अलोंग उसकी वेरिएशन चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1 प्लस आयोटा बाई। जब हम वही बात दूसरे क्वाड्रेंट में बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लिहाज से, तो वहाँ पर आंसर कितना आता है, 1 आता है। यानी दोनों तरफ से आंसर जो है वो लिमिट यूनिक नहीं आ रही, यूनिकनेस नहीं हो रही, तो लिहाजा इसकी क्या बोलेंगे, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ए और बी जो है वो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसी बुक का, जिल की बुक का, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है जी अगर आपके पास लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z बार का होल स्क्वायर हो, तो इसके बारे में जो ऑप्शंस हैं हमने पीछे किए हैं वही ऑप्शन दोबारा हैं। बताएं कि भाई अगर आपके पास लिमिट अलोंग कर रही हो रियल एक्सिस के, लिमिट अलोंग कर रही हो इमेजिनरी एक्सिस के, या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है हमने। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जिसको ओपन कर लिया आपने, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर लिया। ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये u0 हो गया और ये v0 हो गया। इसको आप u0 कहेंगे, u0 रियल एक्सिस और v0 इमेजिनरी एक्सिस। चलें जी, अब व्हाट डज द वैल्यूज लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, यानी वहाँ पर y कितना होगा, वो 0 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलोंग इमेजिनरी पार्ट्स का 0 होगा, यानी y 0 होगा। अब यहाँ पे y की जगह आपने 0 पुट कर देना, यहाँ भी पुट कर दिया 0 और यहाँ भी पुट कर दिया। फंक्शन क्या बचा, x स्क्वायर ओवर x, नीचे y खत्म हो गया, अब अकेला x रह गया लिमिट के अंदर। x से x कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब इसका रियल पार्ट का आंसर 1 आ गया। इमेजिनरी पार्ट का आंसर देखें वो कितना आता है जी, इसके अंदर y की जगह 0 पुट किया, जब यहाँ पे 0 आया तो सारा फंक्शन क्या हो गया, इसने 0 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद सारे का सारा 0 हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। तो आपकी फंक्शन की लिमिट क्या आ गई, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, 1 प्लस 0 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आपके पास इसका आंसर कितना आ गया, 1। अगर आप रियल लाइन के अलोंग अप्रोच करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो कितनी आती है, 1 आती है। अब हम कहता है अगला पार्ट कहता है क्वेश्चन में कि भाई इसकी इमेजिनरी पार्ट के अलोंग अगर आप लिमिट लें तो बताएं क्या आंसर आएगा जी। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें y एक्सिस को बोलते हैं, वहाँ पर x कितना होगा, 0, यानी वहाँ पर रियल पार्ट 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका रियल पार्ट के अंदर x की जगह आपने 0 पुट कर देना, यहाँ पे इधर 0 पुट करें, 0 ओवर 0, तो ये आपके पास आएगा -y स्क्वायर और y ये -1 आ जाएगा।
उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट के ऊपर आ जाए फंक्शन के, वहाँ पर आपने x जगह 0 पुट किया तो ये सारे का सारा 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। लिमिट 0 पर 0, जी ओवर जी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट का होल स्क्वायर। ये आपके पास आएगा जी आंसर टोटल मिलके 1 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखें दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद कहते हैं डज द आंसर्स ए एंड बी exist, explain. No, they do not the values of the limit of the function in a and b agree although z approaches 0 along different paths. However, this is not proof of for that limit exists. जैसे में हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है उसको प्रूव होना ज़रूरी है, या आप डिफरेंट जितने मर्जी पाथ लें उन सब के लिए आंसर आना, एक ही आंसर आना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर 2 पाथ के जरिए तो आंसर आ गया सेम, मुमकिन है तीसरे के लिए डिफरेंट हो जाए, मुमकिन है चौथे के लिए डिफरेंट हो जाए, मुमकिन है 5वें पाथ के अलॉन्ग डिफरेंट हो जाए। एक और बात, रियल एनालिसिस के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, इमेजिनरी चूंकि एक प्लेन होता है, इसके अंदर हमारे पास हज़ारों पाथ हो सकते हैं। अब हज़ारों पाथ से अगर आंसर सेम आता है तो इसका मतलब उसकी लिमिट वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट को डिस्कस किया गया, 2 पाथ के लिए बस उसने पूछा 2 पाथ की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें इसकी बेसिक क्राइटेरिया जो प्रिसाइज डेफिनेशन है उसके मुताबिक इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो उसने क्वेश्चन पूछा था मैंने यहाँ पे उसको वाइंड अप कर दिया। सॉरी, एक पार्ट आगे और है अभी इसका, डी पार्ट कहता है व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच एज z approaches 0 along the line y is equal to x। अच्छा आप देखें वही बात हम कर रहे थे, जैसे ये 2 पार्ट के ऊपर तो उसका आंसर 1 आ रहा है, कहता है अब तीसरी पाथ के अलॉन्ग इसका आंसर देखें, तो वो मैंने चेक किया, रियल पार्ट का आंसर यानी y की जगह x पुट कर दिया, तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो नीचे में जो भी बनता है वो 0 ओवर समथिंग 0 दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट 0 आ गया। इमेजिनरी पार्ट में y की जगह x पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2x स्क्वायर वो मिलकर कितना जाएगा 1, तो ये कितना आएगा जी u नॉट 0, और अब यहाँ पे आयोटा v नॉट 1 आ रहा है, जो आयोटा स्क्वायर रहेगा वो कितना होगा -1। अब ये देखिए थर्ड पाथ के हमने अलॉन्ग लिया तो आपका आंसर क्या हो गया, वो -1 क्या आ गया। अगर ये भी 1 होता, वो भी 1 होता, वो भी 1 होता, या कोई और पाथ चेक करते वो भी 1 होता, इसका मतलब सारे पाथ के अलॉन्ग 1 आंसर आ रहा है, तो फिर इसकी वो लिमिट एग्जिस्ट करनी थी। अब चूंकि थर्ड पाथ के अलॉन्ग हमने चेक किया वो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ वही बात, पाथ के अकेले पाथ के लोग एग्जिस्ट करती है, यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसे ये क्वेश्चन है जी, व्हाट कैन यू से अबाउट द लिमिट, कहते आप क्या बता सकते हैं जी, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सिंस द वैल्यू डिफर्स इन डी एंड फ्रॉम ए एंड बी। ये इसका जो चौथे पार्ट का आंसर होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए हल करने के लिए देंगे, कहता है जी कंसीडर द फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें आपको बस जी की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, जैसे ये जी की फॉर्म में था, यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको अलग करके दे दिया, ये एक रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। उसमें आपने यही चीज़ें मालूम करनी है, पहले आपने लिमिट लेनी है इसके अलॉन्ग y z अप्रोचेस 0 लेनी है, पहले y इज इक्वल टू x लाइन के अलॉन्ग लेंगे, फिर y इज इक्वल टू -x लाइन के अलॉन्ग लेंगे, यहाँ पे आप -x कर लें, y इज इक्वल टू -x लाइन के अलॉन्ग लेंगे, और फिर आप y इज इक्वल टू 2x, ये 3 लाइनों के अलॉन्ग लिमिट चेक करनी है। उसके बाद आपने बताना है जी डू द आंसर फ्रॉम a एंड b इम्प्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट, क्या a और b से आपने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, वही जवाब नहीं। हम 2 पाथ से ये नहीं बता सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ये नहीं, उसके लिए हमें तीसरा पाथ चौथा पाथ भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वही चीज़ क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप देखेंगे 2 पार्ट से लिमिट तो आंसर आ रहा है, अगर तीसरे से भी वही आ रहा है तो फिर इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट कंटिन्यूटी के ऊपर मूव करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।